नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूनम शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के शो में। दर्शकों, आज हमारे शो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जीवन गाथा से रूबरू करवाने जा रही हूं जिनसे यदि हम चाहें तो काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा भी दे सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये जीवन गाथा है हमारे साथ मौजूद हमारी खास मेहमान सोना कुमार जी की, जो कि खुद एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन उम्र के इस दौर में भी ये जिन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिन गतिविधियों में संलग्न है, उनके बारे में सुनकर जानकर हम सभी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, एज इज जस्ट अ नंबर। तो चलिए हम भी सोना जी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी एक्टिविटीज के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके जीवन के शुरुआती दिनों से। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आपका 60 से पहले का जो लाइफ था, जो जीवन था, जो फेज था, कहाँ आपका जन्म हुआ, किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड था, क्या आपने स्टडीज की, किस तरह से आपने अपने करियर को परस्यू किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताइए। मैं पार्टीशन से पहले पैदा हुई थी और पार्टीशन के बाद में हम लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ गए थे। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। पाकिस्तान में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। यहाँ पर आके उनको दूसरी पोस्ट मिली। वो रिटायर हुए दिल्ली से, तो फिर हम लोग बॉम्बे में आ गए। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मैं घर में 7वां बच्चा हूँ और चौथी बेटी। लेकिन मुझे इतना प्यार मिला। हमारे सिंधियों में एक खूबी है कि वो लोग बेटियों को बहुत ज्यादा की अहमियत देते हैं जी। तो कभी भी हम लोगों को ये नहीं महसूस होने दिया कि हम लोग बेटियां हैं, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना। जो करना है, जितना पढ़ना है पढ़ो। मेरी माँ को नहीं पता था कॉलेज क्या होता था, लेकिन वो यही जानती थी कि हायर स्टडीज के लिए जब बच्चे जाते हैं तो हाथ में किताबें लेके जाते हैं। तो वो यही कहती थी, मेरी बेटियां कब हाथ में किताबें लेके जाएंगी। मेरे 3 बड़ी बहनों को पढ़ने लिखने का खास शौक नहीं था, मुझे ही शौक था। और मैं एक ब्लैक शीप के तरह थी घर में, सबसे डार्केस्ट। किसी जमाने मेरी माँ तो इतनी खूबसूरत थी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी बहन की बेटी कहती थी, नानी जब भी रात को अंधेरे में उड़ती है तो मैं डर जाती हूँ। इतनी सफेद है वो, इतनी सफेद। शी वाज द इनकार्नेशन ऑफ अ ब्यूटी, पिंक थी वो, और मैं बिल्कुल ही उनके उल्टी थी। हाँ, तो मेरी बहनें भी बहुत फैशनेबल। उस जमाने में पाकिस्तान में दे वर द ट्रेंड सेटर। क्या वो पहनती थी, कैसे चलती थी, कैसे करती थी, लोग उनको अपने घर में बुलाते थे कि आप हमारे बच्चों को आके ट्रेन करो जी, कि हमारे बच्चे जंगली हैं, खाने के लिए वेट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप आके हमारे बच्चों को सिखाओ। तो मेरी बहनों ने वो काम किया जी। और मैं बिल्कुल ही अलग थी, दुनिया जहान से दूर, किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं होती थी। सब चीजें मुझे बिन मांगे मिल जाती थी। और आज भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोतियां मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या चीज मांगू जी। वो बोलते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लेकिन मुझे तो भीख भी बहुत मिल जाती है। मतलब जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट है। yes. और जैसे आपने जो बात बोली ब्लैक शीप वाली, बट वो आपको देखकर, अभी आपसे मिलकर वो बात पे विश्वास करना बिल्कुल आसान नहीं है। अभी आजकल विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि 18 साल की हुई तो मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी जी। मेरे पिताजी रिटायर्ड थे, मेरे सब भाई बहन सब शादी करके अलग अलग हो गए थे, तो पैसों की जरा तंगी थी, तो मैंने नौकरी करनी शुरू की। 18 साल में मैंने रिजर्व बैंक ज्वाइन किया और वहीं से फिर मैंने रिटायर भी किया। रिटायर होने के बाद में मुझे बहुत कमी महसूस होने लगी, क्योंकि सारा दिन काम करने की आदत थी, टीवी देखने की आदत नहीं थी, किटी पार्टियां, ताश वगैरह की आदत नहीं थी। सारा दिन घर में बैठ के मैं क्या करूं, मैं डिप्रेस हो गई। हाँ, फिर मुझे एक होम्योपैथी डॉक्टर मिली, उन्होंने मुझे कहा तुम सोशल वर्क स्टार्ट करो।
तो तब से मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया है जी। एंड यू वोंट बिलीव, देयर इज नो लुकिंग बैक। मैं बहुत खुश हूँ। एक तो मेरे बच्चों ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और अभी मेंटली भी मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरा आज का दिन गया कैसे। सुबह उठती हूँ, मैं सोचना शुरू करती हूँ आज इनके लिए क्या करूँ। रात को सोते सोते भी यही सोचती हूँ कल इनके लिए क्या करना है। और ऐसे ही मेरा दिन, सारा दिन अकाउंट्स में, मीडिया में, इसमें उसमें ऐसे निकल जाता है कि कुछ पता ही नहीं पड़ता जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अभी आप काफी बिजी रहती हैं, सोशल एक्टिविटीज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी समय के साथ कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस तो आते ही हैं। और जब आपने 60 साल की उम्र पार की होगी तो आपने भी अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किए होंगे, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। शुरू में तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी जी। मेरे लिए घर में चलना भी मुश्किल हो गया था। इतना घुटनों में दर्द होता था कि समझ भी नहीं आता था कि मैं यहाँ से लेके वहां तक कदम कैसे उठाऊंगी। फिर मेरी सहेली के हस्बैंड वो सर्जन थे, उन्होंने मुझे एक दिन फोन करके कहा, सोना तुम मेरा ही कहना मानोगी। मैंने बोला आप मुझे कहोगे ना, मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे पता था वो मेरे हितचिंतक है, मेरे कभी भी बुरा नहीं माने। तो उन्होंने मुझे कहा कि यूरिन थेरेपी तुम स्टार्ट करो। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, कब से शुरू करूं। तो मुझे कहते हैं मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो, दारू नहीं पीते हो, तंबाकू नहीं खाते हो, तो तुम सिर्फ ये है मैदा मत खाओ, अचार मत खाओ, तो तुम कल से शुरू करो। यू वॉन्ट बिलीव, वो दिन और आज का दिन लोग मुझे देख के हैरान होते हैं कि 25 साल पहले, 25 या 50 साल पहले भी जैसे तुम दिखती थी, आज भी तुम्हारी गतिविधियां वैसे ही हैं जी। कोई बदलाव नहीं, ऐसे लगता नहीं है कि तुम 75 ईयर ओल्ड हो। मैं अपने आप को हमेशा 76 ईयर यंग बोलती हूँ जी, ओल्ड नहीं बोलती हूँ मैं जी। तो उसकी वजह से मेरे दर्द भी कम हुए, मेरे चेहरे की रंगत बढ़ गई, और भी यानी जो डॉक्टरों ने जो मना कर दिया था जिसका कोई इलाज नहीं है, वो भी सब मेरे ठीक, वो बीमारी भी ठीक हो गई। यहाँ पर गैंग्लियन था, उसका मुझे डॉक्टर ने मुझे कहा था, उसकी वाइफ मेरे स्कूल फ्रेंड थी, तो मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा मेरा हाथ बहुत दुखता है, मैं कच्ची तक नहीं चला पाती। कहते भूल जा। मैंने क्यों भूल जाऊं, तेरे पास में कुछ भी आते हैं तो बोलते भूल जा। वो बोलते देख पहली बार आएगी तो आधे पैसे देगी, दूसरी बार फिर अगर रिकरिंग होगा तो आके मुझे गालियां सुनाएगी, पैसे भी नहीं देगी। तो मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है। कहते ये तो रिकरिंग नेचर है, एक बार हम तेरा ऑपरेशन करेंगे, निकाल देंगे, फिर उसके बाद में फिर से 2-3 सालों के बाद में फिर से वही हो जाएगा। वो गैंग्लियन मेरा डिसअपीयर तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन दर्द मेरा बिल्कुल गायब हो गया। मेरे वेरिकोस वेन्स जो थे 85% मेरे कम हो गए, जो कि आज तक किसी भी एलोपैथी में कोई भी उसका इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि मुझे लोगों ने बोलनी शुरू कर दी, अरे तुम पहले से कितनी अच्छी लगने लगी हो, तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन फेयर हो गया है। मतलब अच्छा, अभी इस उम्र में किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है क्या? जी, मतलब चेंजेस आए बट वो पॉजिटिव वे में आए। जी जी जी। और ये सब यूरिन थेरेपी के मैं लोगों को बोलती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते क्या है प्रूफ। मैंने बोला प्रूफ कहाँ से होगा, कौन करेगा इसके ऊपर फीस जी, किसको फायदा होगा? मुझे ही फायदा होगा, किसी और को तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही यूरिन है, मैं ही पी रही हूँ, मैं अपने आप को तो पैसे नहीं दूंगी जी। तो मुझे तो यही लगता है कि मोरारजी देसाई का जो मैसेज है वो हर घर में अगर हम पहुंचाते तो आज ये कैंसर और ये लिवर और ये किडनी वगैरह के जो फेल्यूर के जो है ना केसेस, ये बहुत कम हो जाते, शायद ना ही होंगे। मैम अभी जैसे आपने जिक्र भी किया था कि कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ गतिविधियां वहाँ पर होती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें कुछ बताइए।
मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया है। मैं झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए काम करती हूँ। उन्हें पढ़ाना लिखाना, शुरू में उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया तो देखा कि वो छुट्टियां मारते हैं। क्यों भाई छुट्टी क्यों मारते हैं, बीमार पड़ रहे हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया, उनके चेकअप वगैरह कराए। वो बोलते ये सब मालदा रेस्ट है, इनका आप कुछ इलाज करो, नहीं तो ये तो बीमार पड़ते रहेंगे। और जैसे क्या माहौल में ये लोग रहते हैं, बीमारी इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। एक छोटे से कमरे में 7-7, 8-8 लोग रात को रहते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन आएगी, कहाँ से वो लोग जिएंगे, और आसपास में सारी गंदगी भरी हुई है। तो हमने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से हमने उनका डाइट शुरू किया। केला, खजूर, स्प्राउट, उनके लिए खास हम लोग लड्डू बनवाते हैं। कोई भी हमारे बच्चों को देखता है ना तो वो लोग विश्वास नहीं करते कि लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, इतने तंदुरुस्त हैं, इतने, और उनकी खुशी का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। हर महीने हम लोग उनके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने बच्चों का बर्थडे होता है वो आते हैं, केक काटते हैं, उन सबको गिफ्ट दिया जाता है, उनकी मर्जी का खाना बनाया जाता है, और वो लोग अपने हाथों से अपने सब फ्रेंड्स को खिलाते हैं। उनके माँ बाप को तो शायद बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। कोई एक आध बच्चा कोई चॉकलेट वगैरह कभी कुछ लेकर आता है, बाकी उनके माँ बाप को भी कुछ हुई होश नहीं होती जी कि कब उनके बच्चे पैदा हुए, कब उनका बर्थडे आया, कब किया। पिकनिक पार्टी जो बच्चे बोलते हैं ना वो मैं डायरी में लिखती जाती हूँ। मेरे हैसियत में होता है तो मैं जरूर उनकी इच्छा पूरी करती हूँ। जी, वाकई में एक नेक काम से आप जुड़ी हुई हैं। अब मैम हमें ये भी पता चला है कि कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि इस एज पे वो सब कुछ करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है उसके लिए। मैंने आपको बताया ना, हमारे सिंधी कम्युनिटी में बेटियों के ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं होती जी। जाओ जो कुछ करना है जाके कर लो, कोई नहीं तुम्हें रोकेगा। बेटों के बराबर ही है, बेटों से बढ़ के है जी। तो रैपलिंग, नीचे पहाड़ से नीचे उतरना रस्सी के बल से, आपको पहले तो मुझे डर नहीं लगा, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मेरे से टिपिटी गुम हो गई थी 1 मिनट के लिए तो, लेकिन उतर आई मैं। और रस्सी के ऊपर चलना, टूटे हुए कांच के टुकड़ों के ऊपर चलना, जलते कोयलों के ऊपर चलना, हाँ। इसके अलावा ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग जी, अंडर वाटर। ओके, तो सभी चीजें आपने ये सब ट्राई कर। हाँ जी हाँ जी, व्हाइट रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, कयाकिंग, जो भी मिलता है ना मौका, मेरी बेटी मुझे ले जाती है अपने साथ में। उसके साथ में उसका स्टाफ जाता है और मेरी अपनी माँ को जरूर लेके जाती है। उसको पता है कि मेरी माँ को ये सब चीजें अच्छी लगती है। और मुझे अगर कहेगी ना माँ एक ड्रेस ले दूँ, तो बोला नहीं मेरी ड्रेस नहीं चाहिए, हाँ ये एडवेंचर के लिए मुझे मत छोड़ के जाओ। तो हमेशा मुझे साथ में लेके जाती है। तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं आपके सामने मैम जब आप ये सब चीजें ट्राई करती हैं? हाँ जी, सेगवे ट्राई किया और गिरी मेरी एल्बो के 5 टुकड़े हो गए। और वो भी कहाँ, स्पेन में गए हॉस्पिटल में, वहां पर किसी को इंग्लिश नहीं आती। फिर एक तो मीडिएटर मंगवाई गई, उसको आधी इंग्लिश आती है आधी स्पेन आती है। तो खैर उन्होंने कहा कि भाई ये तो लंबी ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन करना पड़ेगा जी, तो आप देख लो आपको यहाँ पर कराना है कि अपनी कंट्री में वापस जाके कराना। मेरी बेटी ने उसी समय फोन किया इंडिया में और मेरे अपॉइंटमेंट बुक कर ली जी। रात भर खून बहता रहा। तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल से निकले, मैंने प्रिया को, अपनी बेटी को कहा, प्रिया वो जो बालकनी में जो स्टैचूज थे ना, उसके नीचे मेरा फोटो रह गया था। तो चले वहां पर चल के फोटो खिंचवा के आए जी। मतलब इतनी नेगेटिविटी में भी आपने पॉजिटिविटी ढूंढ ली। हाँ जी। तो मेरी बात 3 जगह से टूट चुकी है, ये रिस्ट, ये एल्बो और ये शोल्डर। बट आपकी जो स्पिरिट है वो काबिले तारीफ है। बोलते हैं अभी क्यों राइट क्यों तोड़वाई, मैंने बोला ऊपर वाले की मर्जी,
शुक्र है उससे टांग नहीं तोड़ी, टांग तोड़ी होती तो बिस्तर में पड़ी रहती। कम से कम मैं घूम फिर तो सकती हूँ, जहाँ मर्जी जाऊँ। मैम अभी मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। जब आप घर पर होती हैं, फैमिली के साथ होती हैं, तो क्या कुछ आप करती हैं, किस तरह का समय बिताना पसंद करती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी बेटी मोटिवेशनल ट्रेनर है और ऑथर भी है। उसने करीब 44 इंटरनेशनल अवार्ड्स कमाए हैं अपने बुक्स के लिए, और मोटिवेशनल ट्रेनर है। बचपन से 13 साल की उम्र से ही उसने काम करना शुरू कर दिया। अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। ओके। मेरा घर पूरा दिन स्टूडेंट से भरा रहता था। 10th में आई, उसको कहा प्रिया आप तो 10th में हो, जाने दो, 1 साल का गैप दो। क्यों? मैं क्यों अपनी कमाई छोड़ूं? और फिर उसको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लेके गई मैं। तब मेट्रो थिएटर के पास में कोई स्कूल हुआ था, सिर्फ वहीं पर ही एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। तो जब उसका रिजल्ट लेने के लिए गए, बाकी सबका रिजल्ट मिला, मेरी बेटी का रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने बोला क्यों बाबा, क्या हुआ? वो बोलते प्रिंसिपल ने मना कर दिया है। तो या तो लड़की जीनियस है, सुपर जीनियस है, या सुपर चीटर है। या तो पेपर लीक हुए हैं और उसको सब आंसर आते हैं, नहीं तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में टॉप करने वाला आज तक मैंने कोई भी ऐसा रिपोर्ट साइन नहीं किया। उसके लिए दोबारा से प्रिंसिपल ने पेपर सेट किया। ओके, हाँ, फिर दोबारा से उससे वो पेपर दिया। उसके बाद में जाके उसका पेपर यानी मार्कशीट तो उन्होंने साइन की जी। तो सारा दिन वो काम में बिजी रहती है। उससे फुल टाइम के लिए मेरे लिए सर्वेंट रखी हुई है। आजकल जैसे माहौल है जी, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं हम लोग जी, फोन करने के लिए वेट करना पड़ता है, वो कब फ्री है। फिर वो जब फ्री होती है वो आती है मेरे कमरे में, देखती है माँ बिजी है जी, फिर वो वापस चली जाती है। तो यही हमारा होता है। बेटे के घर में भी वही प्रॉब्लम जी, सुबह को जाता है, रात को आता है। बहू बेचारी अभी एक को छोड़ने गई, दूसरे को लेने गई, फिर दूसरे को छोड़ने के लिए गई, फिर उनका ट्यूशन, फिर उनका होमवर्क। छुट्टी के दिन मेरी पोतियों के साथ में मेरी बातचीत होती है। हम लोग बैठ के ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। उन लोग ने भी अपने प्लान बना के रखे होते हैं कि दादी आएगी तो क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगी, फिर दोपहर को सड़क पर बैठ के वो फंड रेजिंग करेंगी मेरे लिए। हाँ, मेरे बच्चे बहुत मुझे मदद करते हैं, मेरी बहुत देखभाल करते हैं जी। तो जैसा कि आपने बताया कि सभी लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में, पर जब भी समय मिलता है आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, व्हाट्सएप है, मेल्स हैं, तो इन सब से आप कितना फेमिलियर हैं? देखिए, एक तो मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मोबाइल आ गए हैं। मेरे हाथ इतने कांपते हैं, मैं अभी कुछ लिख ही नहीं पाती, मेरा सिग्नेचर ही टैली नहीं होता है। हाँ, तो कम से कम व्हाट्सएप में लिख के कम से कम दूसरे को समझ तो आएगा, टाइप कर सकते। हाँ, मैं खुद क्या लिखती हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आता। ओके, तो थोड़ी बहुत हूँ सोशल मीडिया में मैं एक्टिव जी, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन जी, ब्लॉग, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं, और ये आजकल की जरूरत भी है। नहीं, मेरी उम्र के लोग जरा कम ही करते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में यानी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, नॉट आउटसाइड वर्ल्ड, आई डोंट नो, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके कंपैरिजन में मैं और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है, हम दोनों काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया जी। मैम अभी मैं आपसे आपके फिटनेस के बारे में जानना चाहती हूँ। फिट और एक्टिव रहने के लिए आप क्या कुछ करती हैं? क्या आपका पूरा डेली रूटीन होता है सुबह से लेकर शाम तक का? किस तरह की डाइट आप फॉलो करती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, जब नींद खुली तब सवेरा हुआ। हाँ जी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता भी मेरे लिए। पहले जब जॉब पर जाती थी तो अलार्म लगा के उठती थी जी, अलार्म बजता है, लेकिन जब मूड नहीं होता तो अलार्म बंद करके फिर से सो जाती हूँ। उठ के आधा पौना घंटा सैर करती हूँ सुबह को, आधा पौना घंटा सैर करती हूँ शाम को।
खाने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट। जिस दिन मैंने डाइट छोड़ी तो उस दिन नेक्स्ट डे वेइंग मशीन मुझे बता देती है कि आई हैव चीटेड, 1-1.5 किलो ऊपर हो जाता है। फिर उसको 1-1.5 किलो को घटाने के लिए पूरा हफ्ता, पूरा महीना निकल जाता है। ओके। हाँ, मैं डेली सुबह को यही काम करती हूँ, नींद से उठ के ब्रश करके पहले सीधा जाके वेइंग मशीन के ऊपर जाके खड़ी हो जाती हूँ जी। डाइट के ऊपर कंट्रोल करती हूँ जी, हेल्दी चीजें खाना ज्यादा जी जी। बाहर की चीजें कम कोशिश करती हूँ खाने, तली हुई चीजें, मीठी चीजें। मीठा मुझे बहुत पसंद है लेकिन अवॉइड करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। मैम, जैसे कि हमें पता चला है कि आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि ये थॉट आपको कैसे आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी कोई पहचान वाली थी जिसकी डेथ किडनी फेलियर की वजह से हुई। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने किडनी डोनेट करूं, लेकिन मेरे बच्चों ने मना कर दिया जी, क्योंकि कल को आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो कौन संभालेगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो जीते जी ना सही मर के ही करूं। अभी भगवान जाने क्या मुझसे मंजूर है, लेकिन अगर मैंने बच्चों को कह रखा है जैसे ही कुछ मौका मिलता है, मेरे जितने ऑर्गन्स हैं बॉडी में जी, मरने के बाद में क्या होता है, या तो हम जलाए जाएंगे या तो हम गाड़े जाएंगे। हमारा शरीर तो किसी के काम में रह नहीं जाता जी। तो इससे अच्छा है अगर हम लोग अपने आप को, अपने ऑर्गन को अगर डोनेट करते, किसी को जिंदगी मिले तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैंने तो अपने बच्चों को कह रखा है अगर मौका मिले, क्योंकि ये भी सुना है कि ब्रेन डेड होते हैं तभी ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं जी, या कुछ आवर्स के अंदर ही आप आंखें और स्किन डोनेट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका मिला, मैंने अपने बच्चों को कहा है मेरे सब के सब ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। वाकई में बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अगर डोनेट नहीं भी हो सकते तो हॉस्पिटल को डोनेट कर दो, वो लोग अपने आप ही चीरा फाड़ी करके कुछ ना कुछ तो अंदर पा लेंगे। मेरे अंदर तो इतने डिफेक्टिव पार्ट्स होंगे कि एक बार बेचारे खोलेंगे तो उनको कुछ पता पड़ेगा ना कि क्या क्या प्रॉब्लम थी इसको और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं ये, और दूसरा, सपोज अगर कोई हॉस्पिटल नहीं भी लेता तो आसपास में जहाँ पर क्रेमेशन है, बरियल ग्राउंड है, जो भी है वहां पर डाल दो। मुझे कोई किसी के साथ में धर्म ईमान के साथ में जाना नहीं है ना, मुझे कोई पूजा पाठ करवानी है। आप लोग जहाँ पर हो वहीं से ही आप जूम मीटिंग कर लेना, कोई आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा बोलता है फिर आग कौन देगा, मेरे वाला मेरी बेटी दे देगी, मेरी बेटी नहीं होगी तो कोई भी अड़ोसी पड़ोसी मुझे लाश को थोड़ी सड़ने देंगे। जो भी अड़ोस पड़ोस में होगा मुझे आग लगा देंगे, उसकी फिक्र मत करो। इतने दूर से आने की, भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस देखो, जूम मीटिंग पर प्रेयर मीटिंग कर लेना, हो गई छुट्टी। अरे बहुत दूर तक आपने सोच लिया है, पर आपने अच्छा सोचा है जो भी सोचा है। मैम, वाकई में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, समय का पता ही नहीं चला। आपके पर्सनालिटी, आपके थॉट्स वाकई में पॉजिटिव हैं और मुझे भी एक पॉजिटिविटी से भर दिया है उसने। पर अभी मैं चाहूंगी कि ये पॉजिटिविटी आप हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं। अगर उनके लिए आप कुछ खास मैसेज उनको देना चाहें जिससे वो भी अपनी पोस्ट 60 की लाइफ हैप्पीली लीड कर सके, खुश रह सके, हेल्दी रह सके, तो प्लीज शेयर कीजिए। मैंने सुना था कि हमारे 4 आश्रम हुआ करते जी, एक सन्यास आश्रम, दूसरा वानप्रस्थ आश्रम। 50 साल के बाद में सन्यास आश्रम शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने बेटे और बहू के ऊपर ही कंट्रोल शुरू कर देते हैं। उनको घर की चाबी, उनको बिजनेस की चाबी देने के बजाय हम उनके ऊपर हर एक बात में टोका पिटी वगैरह करते रहते हैं। अगर हम अपने बहुओं को अपने बेटियों की तरफ पालें, उन्हें प्यार मोहब्बत से रखें, बिल्कुल, तो कल को वो क्यों नहीं हमारी सेवा करेंगी, कल को क्यों नहीं हमारे को प्यार करेंगी। आजकल जो कंप्लेन रहती है कि देखो हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे से ट्रीटमेंट की जाती है, ये किया जाता है, क्यों
क्या आपने किया था उनके साथ में, आपको याद है? मैं जब बहू थी, मेरी सास ने अगर मेरे साथ में बुरा सलूक किया तो मैं अपनी बहू के साथ में भी वही बुरा सलूक करूं? क्या मुझे अच्छा लगता था उस समय जब मेरी सास मेरे साथ में बुरा सलूक करती थी? तो क्या मेरी बहू को अच्छा लगेगा? अगर मैं अपनी बहू के साथ में बुरा सलूक करूंगी तो बुढ़ापे में क्यों मेरा ध्यान रखेंगी? बिल्कुल। तो मैं यही लोगों से कहती हूँ कि अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह मान। अगर आपकी बेटी नहीं भी है तो ये सोचिए कि आप अगर उसकी जगह में होती तो आप क्या करते जी। और दूसरा, अपने डाइट के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर आपको खुद को ही ध्यान रखना है। क्या आप यही चाहते हैं कि सारी जिंदगी लोग आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको चलाएं, आपको जिंदा रखें? मुझे तो नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना वो आपके हाथ में है, डिपेंडेंट नहीं होना है। हाँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर कोशिश हो तो आप किसी को दीजिए। मैम, आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतना अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।